पहलगाम के अटैक के बाद कही गई थी, सरकार ने एक स्टैंड लिया था और वो स्टैंड ये था कि कोई भी टेररिस्ट अटैक अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब तो फिर आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रही। क्योंकि जब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को यूएस मारता है, कहीं कोई सवाल नहीं करता, कोई कहीं सब चुप्पी है। इसके पाकिस्तान के वो जो 5 पार्ट अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, पहले तो आप उन्हें ले सके। पाकिस्तान की ये जो 9 कोर बैठी हुई है दाएं बाएं, ये जो बिजनेस कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं, गधे बेच रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं कोर कमांडर, कम से कम इनको वहां तो भेजो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इसकी जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। आईबी, एनएसजी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। इस जांच टीम में 500 से ज्यादा अधिकारी और जवान शामिल हैं। दिल्ली में लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कल शाम 6:52 पर यह धमाका हुआ और अब इसमें जांच तेज कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम तो पहुंची ही हुई है। गृह मंत्री ने भी अब से कुछ देर पहले 1.25 घंटे की एक बैठक की है। अब यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर है। और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कुतुब मीनार की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कुतुब मीनार के अंदर जाने से पहले जांच और सघन होगी। पार्किंग से लेकर पूरे इलाके में भी सख्त चेकिंग है और ये चेकिंग सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश भर में इसी तरीके का अलर्ट है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कल शाम से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको भी बहुत तकलीफ हो रही होगी, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले तक कोई पहुंच जाए, विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी लेकर उसे ब्लास्ट कर दे, इतने लोगों की जान चली जाए, इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। निर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म नमस्कार। करना बहुत जरूरी है। कर्नल शैलेंद्र जी, क्या नजर आ रहा है, किस तरीके का विस्फोटक? जो शुरुआती जानकारी, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, डेटोनेटर हो सकता है। फरीदाबाद में भी जो 2600 किलो 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था, उसमें 20 टाइमर भी थे। तो संकेत तो सब इस तरफ मिल रहे थे कि साजिश तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें तो लग रहा था कि 2900 किलो विस्फोटक पकड़ के हमने साजिश को नाकाम कर दिया, फेल कर दिया, पर ये तो कामयाब हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, आपने ठीक बोला कि कल से लेकर आज तक मन दुखी इस बात पर जरूर है कि हमने सब कुछ पकड़ा भी, हमने सब कुछ रोका भी, लेकिन फिर भी वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब तो ये उन फैमिलीज से ही हम पूछ सकते हैं या उनको हम आंसरेबल हैं कि उनके घर का जो जिन लोगों को उन्होंने खोया है, उसके बदले में हम उन्हें क्या दें। हम उसके बदले में अपने देश को जरूर एक प्रॉमिस दें कि इस तरह की घटना हम नहीं होने देंगे। ये मेरा सोच रहेगा। अब आती है बात जो आपने कहा है, जो ब्रास ट्रैक्स वाली बात है, कि मैं आपको, वैसे आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं, ये कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में कि डेटोनेटर ब्लास्ट हो गया है, कि नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया है, कि आरडीएक्स ब्लास्ट हो गया है। आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ है। डेटोनेटर उसके अंदर लगने के वजह से वो स्पार्क पैदा करता है, जिसके वजह से वो ब्लास्ट होता है। अदरवाइज वो ब्लास्ट अपने आप नहीं हो, वो अपने आप नहीं टूटेगा। सो इसलिए कई लोगों को लगना कि ये टाइमर के वजह से ब्लास्ट हुआ है, नहीं, टाइमर के वजह से, टाइमर इज अगेन वन ऑफ द डिवाइस। ब्लास्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीजों पर हो। अब इन 2 चीजों में से जो इंडिकेटर अवेलेबल हैं पिछले 48 घंटे में, कि हमें आरडीएक्स के ट्रेसेस इस गाड़ी के अंदर या गाड़ी के पार्ट या उसके आसपास के इलाकों में नहीं मिले, जबकि अमोनियम नाइट्रेट के जरूर मिले। ये बात एक तरीके से ऑफिशियली कंफर्म भी करी जा रही है कि यस, दैट वाज देयर। अब आती है बात कि अमोनियम नाइट्रेट एक नया आइटम इसलिए आ गया क्योंकि इसकी जो यूज है अदरवाइज माइनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। सो वहां ये काफी इन प्लेंटी मिलती है। तो वहां से एक मेरे लिए बड़ा मेजर इंडिकेटर है कि जहां जहां एमोनियम नाइट्रेट सप्लाई किया जाता है, सेल किया जाता है, इमीडिएटली ऑल इंडिया बेसिस पर हमें उन सब जगहों पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये इसका जो सेल है या इसका जो सप्लाई है वो किस तरीके से
कंट्रोल्ड है या नहीं है, और ये नाइट्रेट कहां से आया, क्योंकि आया कहीं ना कहीं से तो आया है और इतनी बड़ी क्वांटिटी में आया। अब उससे भी बड़ी बात ये आती है कि यस, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ज्यादा अगर इंडिकेटर्स जो अवेलेबल है, फरीदाबाद में पकड़ा जाता है सामान, फरीदाबाद से ही एक कार चलती है, टोल प्लाजा क्रॉस कर कर दिल्ली आती है। तो क्या अमोनियम नाइट्रेट सेम होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है ये वही वाला अमोनियम नाइट्रेट है। उससे भी बड़ी बात आती है 2900 केजीज, 20 डेटोनेटर, 20 टाइमर, क्या दिखाता है कि कम से कम अगर 100 किलो के भी बम बनाए गए होते तो 20 बन सकते थे, आईईडी भी बनाए होते तो भी 20 बन सकते थे। आप देखिए, हम सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को ब्लेम कर सकते हैं, बट जिस तरीके का प्लान दिख रहा है, जिस तरीके की रेकी दिख रही है कि उन्होंने आजादपुर मंडी की रेकी करी है, उन्होंने सरोजनी मार्केट की रेकी करी है, आप सोचिए, बाई चांस इट इज टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी कि मैं कल खुद आजादपुर मंडी में था, और अगर इस तरह का कोई ब्लास्ट वहां हो जाता, आई एम टेलिंग यू, उससे ज्यादा भयानक चीज नहीं होती, क्योंकि कल वहां 1.5 से 2 घंटे का जैम था अंदर मंडी के। आप सोचिए क्या होता वहां, कितने लोग हताहत होते। मैं कह रहा हूं सरोजनी मार्केट चले जाइए, तो ये जो सिलेक्टेड जगहें हैं ये जरूर दिखाते हैं कि यस, कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी। अब उससे भी बड़ी प्लानिंग क्यों मैं इसको शक कर रहा हूं कि ये बंदा कार पार्किंग करके 3 घंटे खड़ा रहता है, और 3 घंटे में ज्यादातर टाइम सीसीटीवी फुटेज में फोन पर बात कर रहा था। कहीं ना कहीं इसका मतलब किसी ऑर्डर का वेट कर रहा था, और जब उसे वो ऑर्डर मिला उसने निकला, जब तक वो रेड लाइट तक आया और वहां पर वो ब्लास्ट हो गया। मैं क्यों नहीं मानूं, क्यों नहीं है ये मेरा हक कि ये टेररिस्ट अटैक है? मैं क्यों नहीं मानूं कि वो जो टेलीफोन कॉल्स, जो पिछले ये 13 लोग जो अरेस्ट हुए हैं और जो स्पेशली पुलवामा अरेस्ट हुए हैं, कि उनकी अगर बातचीत जैश के साथ हो रही थी टेलीफोन कॉल, तो मैं क्यों नहीं मानूं कि ये मॉड्यूल जैश का है या नहीं है? मतलब मुझे क्यों प्रूफ देना चाहिए भाई? जैश तुम प्रूफ दो कि भाई साहब हम नहीं थे, उन्हें देना है प्रूफ। मत सवाल उठा लीजिएगा अब पार्लियामेंट में और दाएं बाएं कि ये तो हमारा अपना क्रिएटेड अटैक है, क्योंकि हमारे यहां इस तरह बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात कही है कि उनको ही लेने दीजिए। और अक्सर हमने देखा भी है कि पहलगाम अटैक के बाद भी टीआरएफ सामने आ गया था जिम्मेदारी लेने के लिए, बाद में कुछ दिनों के बाद वो डर गया और उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको याद होगा टीआरएफ के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि वाकई में अगर दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन है, जैसा कि हम मानकर चल रहे हैं, उसके बिना यह संभव नहीं है, लेकिन इतनी देर हो जाए और वो जिम्मेदारी ना ले, आपको लगता है ये थोड़ा सा अजीब है, या फिर इसका कोई और स्ट्रेटेजी बन रही है, या वो भी यही चाहते हैं कि भारत में से कोई फंसा दिया जाए किसी को? इस समय पाकिस्तान आर्मी के चीफ कॉन्फ्रेंस लेकर ये कर रहे होंगे कि किस तरह इस बार अवॉइड करना है कि जिम्मेवारी ना आ जाए हमारे ऊपर। इस समय आईएसआई पूरी काम कर रही होगी कि किसी भी तरह से कोई ट्रेस, अगर कोई बंदा हमारे से मेल मिलाप में है, उसे गायब कर दो, उसे मार दो। इस समय पूरी प्लानिंग चल रही होगी जैश की कि भाई साहब अब बचना कैसे है ये सोचो, क्योंकि अगर ये ट्रेस वहां दिखते हैं, इसकी कनेक्टिविटी वहां दिखती है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रोक पाना मुझे नहीं लगता हमारी इस सरकार के बस में होगा। नहीं रोक पाएंगे आप इस बात। गिनती 13 की मत गिनिए, गिनती 23 और 27 की मत गिनिए। ये मेरे देश पर अटैक है, ये मेरी दिल्ली पर अटैक है, ये आप पर और मेरे पर अटैक है। चाहे इसमें हम छोटा मोटा क्रिटिसिज्म एक दूसरे के लिए कर लें कि इंटेलिजेंस फेलियर है, यस, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता तो ये होता कैसे? बट इंटेलिजेंस गेन भी तो देखिए। एक देखिए, टेररिस्ट हर एक बार जरूर सक्सीड कर जाएगा, और वो सक्सीड करना मेरी सबसे बड़ी फेलियर मानी जाती, इसमें कोई शक नहीं। सो जब से बड़ी बात यह है कि इस समय ज्यादा बड़ी बात होगी कि सब लोग अलर्ट रहें, पूरा देश अलर्ट रहे। मैं तो कहूंगा इस अटैक को ना अब एक एंटी टेररिज्म नेशनलिज्म आनी चाहिए। वी शुड बी नेशनलिस्टिकली फाइटिंग इट, वेदर यू आर ऑपोजिशन, आप कहां हैं, कौन है, क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। एक बात जो पहलगाम के अटैक के बाद कही गई थी, सरकार ने एक स्टैंड लिया था, और वो स्टैंड ये था कि कोई भी टेररिस्ट अटैक
अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो इसके बाद तो फिर बिल्कुल क्लियर है आप जो बात कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, और उसके बाद तो फिर आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहिए। नहीं, ऑलरेडी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई। सवाल तो हमारे यहाँ पहले से स्टार्ट हो जा रहा है ना। आप एक बात बताइए, अगर एक कोई सो कॉल्ड पुराना हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ये कह सकता है कि पहलगाम के बंदे जो थे वो हमारे अपने थे जिन्होंने अटैक किया है, 300 करोड़ रुपए की गोभी तूने अपने गार्डन टेरेस गार्डन में निकाल ली कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और यहां तेरे को टेररिस्ट जो है वो अपने खुद के दिखने नजर आ। सबसे बड़ी तकलीफ मेरी ये है, क्यों मेरे से प्रूफ मांग रहे हो, क्यों नहीं पाकिस्तान से प्रूफ मांग रहे कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं तो मैं आ रहा हूं भाई, दे आर नॉट आंसरेबल, हम ही आंसर करेंगे कि हाँ जी ये वाली टेलीफोन कॉल वहां गई थी, वहां से वहां गई थी, वहां से यहां गई थी, और इसलिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है। आप बता दीजिए मुझे। पर justification- कर्नल साहब, आपको कुछ इसमें कुछ प्रिडिक्टेबल जैसा नजर आता है कि पाकिस्तान आप पर अटैक करे, फिर आप उलझें? पाकिस्तान कुछ आप पर दुनिया की अटैक कर नहीं ताकतें सकता। कुछ दुनिया की ताकतें पाकिस्तान- चाहती है ना सर, कुछ दुनिया की ताकतें चाहती है ना कि आप उलझे ही रहें इस खेल में। तो ये अगर Very आप good. उन्होंने कुछ किया और आपने कुछ किया, आप कुछ दिनों तक उलझे रहे, आपने सब कुछ काम छोड़ करके फिर उनके साथ उलझ गए। देखिए उनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बदला नहीं लेना है, लेकिन उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, वो एक बर्बाद मुल्क है। भारत जैसा देश क्या बार बार इसी तरीके से उलझा रह सकता है, या आपको लगता है कि कदम कुछ इस तरीके का उठाया जाए कि एक ही बार में इन आतंकियों का काम तमाम हो? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमें लगा तो यही था कि 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए। अब तो भूल जाइए साहब, 2-3-4 साल ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो अप्रैल की घटना है, नवंबर में आज हम फिर वही चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये बात आपकी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि पाकिस्तान को कुछ भी लूज नहीं करना, हमें ही लूज करना है। अगर लड़ाई होती है मैं इकोनॉमिकली रुक जाऊंगा, नीचे हो जाऊंगा, बिल्कुल। वगैरह वगैरह। कर ले देकर अगर बॉटम लाइन लगा लूं मैंने, अगर पाकिस्तान को पूरे को टेक ओवर भी कर लिया, टेक ओवर करके करूंगा क्या उसका, उसमें भी मेरी इकोनॉमी नीचे ही जाएगी। एग्जैक्टली। कुछ बढ़ेगी तो है नहीं, क्योंकि वहां से आएगा क्या, आएगा तो कुछ भी नहीं, जाएगा ही हमारा। वो बात मैं मानता हूं, बट आपने ये जो बड़ी बात करी है कि क्या होना चाहिए, तो चॉइस आपकी है कि इस तरह के आज 13 हैं, कल 23 होंगे, कल 55 होंगे, कल 100 होंगे, ये तो बढ़ता जाएगा। कब तक आप इस तरह चलते रहे। मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से एग्री करता हूं, लड़ाई अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस तरह की बर्बरता सहना क्या सॉल्यूशन है? अब तक हम सहते ही तो आए हैं भाई। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि इस समय अगर मेरी फैमिली का कोई मेंबर इसमें मारा गया होता, मेरी फीलिंग क्या होती कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं देश का टैक्स दे रहा हूं, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन से रह रहा हूं, और मेरा बच्चा मारा गया, मेरे पिताजी मारे गए, मेरे को जस्टिस नहीं चाहिए। देखिए जस्टिस तो डिलीवर करना पड़ेगा, और आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आपने बोला हुआ है दैट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। एंड वॉर का मतलब वॉर मत पकड़ कर चलिए, वॉर से हटने के पिछले प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान पिछले 40 साल से चला रहा है, क्या रोक लिया आपने? कौन सी दुनिया ने रोक लिया? टेरर फंडिंग पूरी दुनिया में वो कर रहा है। आपने मेरे प्रश्न के एक हिस्से का तो आंसर कर दिया। मेरा प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह था कि कुछ तो दुनिया की ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि आप उलझे ही रहें, एक फ्रंट पर आप उलझे ही रहें, आप इससे फ्री ना हो पाए कभी भी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा सॉल्यूशन है कि आप एक फ्रंट पर लगातार उलझे ना रहें? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि एक ही बार में ऐसा कुछ किया जाए, चाहे वो बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, लेकिन वो सॉल्यूशन एक बार में है? या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ कुछ वक्त के बाद ऐसे उलझते रहना पड़ेगा, यही आपके भाग्य में है? अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल का चाहते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि आप इस समय उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बिगर गेम के पार्ट बन जाएंगे। आपको सिर्फ इस समय अपनी इकोनॉमिक जाइंटनेस दिखनी चाहिए, बड़प्पन दिखना चाहिए कि मुझे इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, उसके बाद मैं अपनी सारी चीजें ठीक कर लूंगा। क्योंकि जब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को यूएस मारता है, कहीं कोई सवाल नहीं करता, कोई कहीं सब चुप्पी है,
मैंने नॉ टेररिस्ट कैंप क्या हटा दिए तो वहां तकलीफ हो गई कि नहीं जी, वो एयर स्पेस वायलेशन हो गया, एक्ट ऑफ वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यू हैव टू बी पावरफुल। और मुझे लगता है जैसा चाइना ने इस समय किया है कि यस, पिछले 30-35 साल उसने बढ़कर अपनी इकोनॉमी को एक उस जगह ले आई है कि दुनिया की सारी पावर्स, सारी सुपर पावर उसके सामने झुकती है, अल्टीमेटली तो ये झुकती हैं। सवाल धमाके दिल्ली बट में ये होते हैं, मेरे बीजिंग ये में मेरे डीएनए में बीजिंग नहीं में है। धमाका क्यों नहीं होता, ये मेरे बीजिंग में डीएनए में नहीं है। आतंकवादी हमले क्यों नहीं होते? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है। कहां पर नहीं होते? कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि दिल्ली में धमाके हो सकते हैं, दिल्ली में आतंकी हो सकते हैं, बीजिंग में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? वहां पर तो एक मुसलमानों के साथ वहां पर किस तरीके से अत्याचार किए जाते हैं, वो नैरेटिव क्या सेट होता है तो पूरी दुनिया जानती है। चाइना में ऐसा कुछ क्यों संभव पैसा, नहीं है? पैसा नंबर 1, उस पैसे से टेक्नोलॉजी नंबर 2, नंबर 3, वो जो कुछ बर्बरता और जातियां कर रहा है, वो जो कंट्रीज या जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल ओपिनियन है, वो दबा हुआ है क्योंकि भाई साहब आपका कर्जा चल रहा है, आपका ट्रेड चल रहा है, आपका मुंह बंद है, आप बोल ही नहीं सकते। आप ये जो बर्बरता है वो चल रही है, उग्लियार के खिलाफ ले लीजिए, चाहे किसी के भी खिलाफ ले लीजिए। ट्रंप क्यों नहीं बोलते? वो तो बड़ा अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, बोल के दिखा दें एक बार। पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? बहुत ज्यादा बड़ा चैंपियन बन रहा है। पूरा मुस्लिम ब्लॉक क्यों नहीं बोलता? सबके मुंह पे ताले क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि सबके ट्रेड वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पर है। इकोनॉमिक पावर इज द नेक्स्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी बात ये आपने जो हम कही। मिलिट्री मेरे मन में फिर एक प्रश्न मिलिट्री और आता है, पावर्स जब आर हम वेरी दिल्ली में माइनर। धमाके देखते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके पूरे देश में से आवाज उठेगी साहब बदला लो बदला लो। मेरा प्रश्न ये है कि उरी हुआ, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हुआ, आपने एयर स्ट्राइक किया, पहलगाम हुआ, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। ये तो कभी ना अंत होने वाली एक श्रृंखला है। कहीं भी किसी भी बदले के बाद आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने कर दिया पक्का इलाज। मैंने कहा ना, अप्रैल की घटना है पहलगाम की, हमने कहा ऐसा सबक सिखाया है कि पाकिस्तान हमला करने से पहले या आतंकी भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। अप्रैल से नवंबर कुछ भी समय नहीं बीता और फिर वही की वही स्थिति है, आपकी राजधानी में यह सब हो रहा है। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये धर्म संकट हमारे सामने रहेगा कि हमें सफर करना है या नहीं करना है। सो इसलिए इस तरह की जो सर्जिकल ऑपरेशंस हैं, इन्हें हमें जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने डीएनए में है, ये मेरे खून में है कि चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता। चीजों से अगर पूर्ण तौर पर लड़ा नहीं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरे देश के लिए ये है, मैं पाकिस्तान का करूंगा क्या? मैं क्या डैमेज करूंगा? मेरे को सबसे बड़ी तकलीफ ये है, क्या मैं उसे ले लूंगा? क्या मैं उसे ओवररन करूंगा? क्या वो टेररिज्म फिर उसके बाद का, सपोज कर लेते हैं हमने पूरा पाकिस्तान ले लिया, फिर भी आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म थोड़ी ना हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वही टेररिज्म अगर हम बलूचिस्तान में होंगे, सिंध में होंगे, वहां पर हो रही होगी। बड़ी सीधी बात। सो ओनली सोल्यूशन है कि पाकिस्तान के वो जो 5 पार्ट अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, पहले तो आप उन्हें लेने दो। डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान को पूरी तरह से कमिटेड रखो, जिससे कि पाकिस्तान की ये जो 9 कोर बैठी हुई है दाएं बाएं, ये जो बिजनेस कर रही हैं, डेवलपमेंट कर रही हैं, गधे बेच रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं कोर कमांडर, कम से कम इनको वहां तो भेजो। उस डूरंड लाइन के ऊपर कम से कम इनकी 3 कोर लगनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को आप अंदर उलझा कर रखें ताकि वो आपके साथ ना उलझे, लेकिन मेरा फिर प्रश्न है कि आप अपने देश में बैठे हुए स्लीपर सेल का क्या करेंगे? पाकिस्तान को तो हो सकता है आतंकी भेजने की वहां से जरूरत ही ना पड़े, आपके अपने देश में बैठे हुए। और इस बार तो साहब कहा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, ऐसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इनको पकड़िए, इनका ब्रेन वॉश कीजिए, जिन पर कोई शक ना करे। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल चल पड़ा है, क्या है ये? थोड़ा सा जरा समझाइए, कैसे पॉसिबल होता है इतने पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश कर देना? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने बोला ना कि हम ये इंटरनल वाले जो स्लीपर सेल है इनका क्या करें, इसका इलाज देश के पास नहीं है, इसका इलाज आपके और मेरे पास है। आप जहां रह रहे हैं दाएं बाएं देखिए तो सही, चल क्या रहा है। जो रेंट पर इस बंदे ने जगह ली, ठीक है, डॉक्टर है, रेंट ले रहा है, बट रेंट के वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही? वो वेरिफिकेशन कराना किसका काम है? एज अ प्रॉपर्टी ओनर आपका काम है। उसके वो जो नेबर्स हैं, क्या लगता है आपको 20 सूटकेस आ गए एक के बाद एक, आपको किसी को दिखाई नहीं, पता ही नहीं चला? प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर हम लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि जो मेरे पड़ोस में हो रहा है, मैं जो देख रहा हूं गलत, अरे कम से कम उसकी आवाज तो उठाओ, कम से कम किसी को बोलो तो सही, हमारे नए नेबर आए हैं जनाब, ये कौन है? आप उससे जाके मत अटकिए,
बोले जनाब कभी भी आता है एक सूटकेस रख जाता है। 4 बार तो मैं देख चुका हूं। उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूं कि इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं ना, ये आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी में जरूर मिले होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अपने आप चल रही है। ये इस तरह के जो सेंटर्स बनते हैं, जो एक दूसरे का सिंपथाइजर बनते हैं, ये कहां कौन कैसे मिल रहा है। 3 घंटे वो बंदा कार पार्क में बैठा रहा, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। नोटिस नहीं किया तो ठीक है यार, बैठा होगा, हमें क्या मतलब। ये जो एटीट्यूड है ना, ये हमारे को चेंज करना पड़ेगा। इजराइल की तरह हर 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 नागरिक को सोल्जर का एक रोल लेना पड़ेगा। वो अपनी गली का सोल्जर होना चाहिए, अपनी सोसाइटी का सोल्जर होना चाहिए, अपने घर के आसपास का सोल्जर होना चाहिए। तब कहीं जाकर आप इस तरह की चीजें सोच पाएंगे कि ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है हमारी, और इसी में आता है, चाहे वो व्हाइट वाला हो चाहे वो नॉन व्हाइट हो, व्हाइट कॉलर वाला विल ऑलवेज बी मोर डेंजरस। जो हमें दिख रहा है कि आरटीएक्स ले पाए, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी ले पाए, इतना सब कुछ आप कलेक्ट कर पाए, कलेक्ट कर कर उसको आप ट्रांसपोर्ट कर पाए, इस कार को भी आप फरीदाबाद से लेकर यहां तक ट्रांसपोर्ट कर पाए, और कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों? जहां तक रेडिकलाइजेशन की बात आ रही है, रेडिकलाइजेशन कहां हो रहा है? आपके मेरे सिर्फ घर में नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से ये ट्रिगर होता है। उन जगहों पर, उन जगहों की इंटेलिजेंस पर हमारी नजर होनी चाहिए, हमारे लोग होने चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, मैं कह ही नहीं सकता। ये बड़े दुख की बात है कि हर टेररिस्ट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली फाउंड एज मुसलमान। इस कम्युनिटी में जो अच्छे लोग हैं, आप उनको यूज क्यों नहीं करते? अगर सारी रेडिकलाइजेशन मस्जिदों में हो रही है, मदरसों में हो रही है, इन्वेड करिए इसके अंदर अपनी टीम्स को, अपनी इंटेलिजेंस टीम्स को, कि इन्हें पता चलना, हमें पता चले कि कहां क्या हो रहा है। अगर योगी जी ने बोला था कि सारे मदरसे स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आएंगे, तो प्रोटेस्ट किस बात का? क्यों होना चाहिए प्रोटेस्ट? भाई उसको सैलरी देंगे हम, लेकिन वहां की जो पढ़ाई लिखाई है वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑब्लिक नेशनल इंटरेस्ट में होगी। सबसे बड़ी बात यह, ये रेडिकलाइजेशन होता क्या है? ये डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है डॉक्टर बनने के बाद हुए हैं रेडिकलाइज? ये बचपन में हुए होंगे। ये जो बोया होगा इनके अंदर किसी ने, तब बोया है, जो दिखा नहीं है लोगों को। आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ 13 ही लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं? ये इससे ज्यादा हैं। अब आप देखेंगे कि इन लोगों ने जो अपने सिंपैथाइजर्स बनाए हैं, वो अपने आप में स्लीपर सेल बन गए, क्योंकि जब ये पकड़े गए, अब वो गायब हो जाएंगे। वो गायब हो जाएंगे तो वो स्लीपर सेल है। 1 साल बाद, 2 साल बाद जब जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप फिर से उठेगा। सो तकलीफ आपकी और मेरी भी होनी चाहिए। ये सारा काम, गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट आप और मैं है, और जब तक आप और हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, वी विल सफर, क्योंकि लोग आपके और मेरे फैमिली के मारे जाएंगे, बिल्कुल, किसी और के नहीं मारे। ये नुकसान हमारा है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत तकलीफ होती है इस तरह की खबरें बताते हुए। जब अप्रैल में हमने देखा था, उसके बाद हमने यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि नवंबर में ऐसी घटना हुई है। जो बातें आपने कही हैं उस पर वाकई विचार करने की जरूरत है, और अब देखना है कि भारत किस तरीके का अगला कदम उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।